वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हरभजन और रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में कि हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो दोस्तों, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को, लेकिन हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो दोस्तों, हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो दो होते हैं, दिस और दैट, और आप इन्हें बचपन से पढ़ रहे होंगे। दिस का बहुवचन होता है दीज और दैट का बहुवचन होता है दोज। तो दोस्तों, आज हम इनके बारे में बेसिक से एडवांस लेवल की इन्फॉर्मेशन देंगे आपको कि हम इनका यूज अपने सेंटेंसों में किस तरह से करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको इनके बारे में एक खास बात बता दूं, इनका यूज हम सजीव और निर्जीव दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन इट का यूज केवल हम निर्जीव चीज़ों के लिए करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। एज अ फैक्ट, अगर कहीं पर भी इट का यूज हो रहा है निर्जीव चीज़ के लिए, तो वहाँ पर उस सेंटेंस को आप दिस के प्रयोग से भी बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दिस और दैट का यूज हम कौन सी सिचुएशन में करते हैं। तो दोस्तों, दिस का यूज करते हैं हम पास रखी वस्तु के लिए। जैसे मान लीजिए आपके भाई आपके पास खड़े हैं, तो आप अपने भाई को बताने के लिए क्या कहोगे? दिस इज़ माई ब्रदर, यह मेरे भाई हैं। तो आपके भाई आपके पास खड़े हैं, तो आपने किसका यूज़ किया? दिस का यूज़ किया। अब मान लीजिए आपके भाई को कोई बुलाने आया और आपके भाई आपसे थोड़ी दूर चले गए, तो आपका दोस्त आया और आपका दोस्त पूछता है आपके भाई कौन है? तो आपके भाई उधर दूर खड़े हुए हैं आपसे, तो आप अपने भाई को बताने के लिए किसका यूज़ करोगे? दैट का। तो आप अपने दोस्त को बताओगे दैट इज़ माई ब्रदर, वह मेरे भाई हैं जो दूर खड़े हैं, क्योंकि आपके भाई कहाँ खड़े हैं? आपसे दूर खड़े हैं। जब आपके भाई आपसे दूर खड़े हैं तो आप दैट का यूज़ करोगे, और जब आपके भाई पास में खड़े हुए हैं तो आप दिस का यूज़ करोगे। ये बात आपको याद रखनी दोस्तों, एज अ फैक्ट। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपके लिए, जिसके माध्यम से आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए आप चाय पी रहे हो और आपकी टेबल पर आपकी किताब रखी हुई है। तो किताब कहाँ पर रखी हुई है? आपके पास ही रखी है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप उस किताब को बताने के लिए किसका यूज करोगे? दिस का। आप कह सकते हो दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। तो आप उस समय अपनी किताब को छू भी सकते हो, लेकिन दैट वाली कंडीशन में आप केवल उस चीज़ को देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आप अपनी छत पर खड़े हो और आपके खेत में कोई गाय घास खा रही है, तो आप उस गाय को बताने के लिए किसका यूज करोगे? दैट का। तो आप उस समय कहोगे दैट इज ए काऊ, वह एक गाय है। तो आप उस समय उस गाय को केवल देख सकते हो, उसकी तरफ इशारा कर सकते हो, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते। और दिस वाली कंडीशन में आप किसी चीज़ को छू भी सकते हो, क्योंकि वो चीज़ आपके पास में ही है और आप उसी की तरफ इशारा कर रहे हो, तो उस चीज़ को आप छू भी सकते हो। लेकिन दैट वाली कंडीशन में किसी भी चीज़ को आप छू नहीं सकते, केवल उसे देख सकते हो और उसकी तरफ इशारा कर सकते हो। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हम दिस का और दैट का यूज़ कहाँ करते हैं। तो आपके सामने हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जिनके माध्यम से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, यह एक शेर है। तो दोस्तों, यह एक शेर है। आप चिड़ियाघर में जाते हो तो शेर कहाँ खड़ा होता है? आपके पास खड़ा होता है। तो उस समय आप उस शेर को बताने के लिए किसका यूज करोगे? दिस का यूज करोगे। तो आप इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाओगे दिस इज ए लॉयन, यह एक शेर है। तो इस वाले सेंटेंस में जो दिस है वो क्या है? हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की हिंदी क्या होती है? संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसीलिए हमने इनको संकेतवाचक सर्वनाम का नाम दिया है, क्योंकि इनका यूज किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हम इन्हें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं। तो अब हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिनके माध्यम से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेब रखा हुआ है, तो आप उस सेब को बताने के लिए किसका यूज करोगे? दिस का यूज करोगे, क्योंकि हम पास रखी वस्तु को बताने के लिए किसका यूज करते हैं? दिस का यूज करते हैं। तो सेब वहाँ पर कहाँ पर रखा हुआ है? हमारे पास रखा हुआ है। तो हम उस सेब को बताएंगे दिस इज ए एप्पल, यह एक सेब है। और दोस्तों, जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों की ओर संकेत करते हैं तो हम यूज करते हैं दीज का। अब मान लीजिए एक सेब की जगह अगर वहीं पर 3 सेब रखे होते, तो हम उसकी इंग्लिश बनाते दीज आर 3 एप्पल्स। तो दोस्तों, वहाँ पर सेब कितने थे? एक से ज़्यादा थे। और जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों की ओर संकेत करते हैं तो हम यूज करते हैं दीज का, और जब एक चीज़ के लिए बताते हैं तो हम यूज करते हैं दिस का। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, एज अ फैक्ट। अब हम जान लेते हैं दैट का यूज हम किस तरह से करते हैं। तो दैट का यूज करते हैं हम दूर रखी वस्तु के लिए। जैसे हम कहें वह एक तोता है, तो दोस्तों हम इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे दैट इज ए पैरट। तो दोस्तों, वहाँ पर तोते कितने थे? एक था, इसलिए हमने किसका यूज किया? दैट का। अब मान लीजिए तोते अगर वहाँ पर एक से ज़्यादा होते तो हम उसे किस तरह से बताते?
दोज आर 3 पैरट्स, यानी कि 3 तोते बैठे होंगे वहाँ पर, तो हमने 3 लगा दिया। अगर 4 होंगे तो हम वहाँ 4 लगा देंगे। अगर 4 से भी ज़्यादा होंगे तो हम वहाँ पर मैनी लगा देंगे। तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ जिसकी मदद से आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमने कहा बे पतंगें उड़ रही हैं, तो दोस्तों यहाँ पर पतंगें, एक पतंग की बात नहीं हो रही, बहुत सी पतंगों की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे दोज का, क्योंकि पतंगें कहाँ हैं, हमसे दूर हैं और हम दूर रखी वस्तुओं को बताने के लिए यूज करते हैं दोज का। तो दोस्तों इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी दोज आर फ्लाइंग मैनी काइट्स। दोज आर फ्लाइंग मैनी काइट्स। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि हम दोज का यूज कहाँ करते हैं और दीज का यूज कहाँ करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।